महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी ने जब सबसे पहले वंदे मातरम के 2 स्टैंजा लिखे तो तात्पर्य ये था कि ये जो हरी भरी शस्य श्यामला धरती है, जो हमारी माँ है, जो हमारा पेट भरती है और हमारे होने को मायने देती है, हम उसकी वंदना करें। भारत संविधान से चलने वाला देश है। यहाँ सबको अपने अपने ढंग से वंदना करने का अधिकार है और सबके तयशुदा कामों के हिसाब से उनके कर्तव्यों का, उनकी असली वंदना का वर्णन भी है। हम पत्रकार हैं, हमारा काम है इस बात की निगहबानी करना कि इस देश की जो 3 पालिकाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, वो दुरुस्त ढंग से काम करें। यदि हमारे और आपके घर के बच्चों के नंबर 19 या 40% आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है। 19% में तो उन्हें निरा फेल करार दिया जाता है और 40% को तो गुड सेकंड या सेकंड भी नहीं कहा जाता, बाकायदा इसके लिए 3rd डिवीजन शब्द इस्तेमाल किया जाता है। और 3rd डिवीजन कितनी खराब होती है, इसे यूं समझ लीजिए कि रेलवे ने भी ये दर्जा कब का खत्म कर दिया है। लेकिन देश की लोकसभा और राज्यसभा की परफॉर्मेंस मॉनसून सत्र 2026 में इतनी ही खराब रही है और ये आंकड़े खुद सरकार बहादुर के दिए हुए हैं। देश के संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने जब मॉनसून सत्र के आखिरी दिन ये बताया आंकड़ा, तो ये भी चर्चा की कि लोकसभा में सिर्फ 1 और राज्यसभा में 12 बिलों पर चर्चा हुई। जब राजनीतिक संवाददाताओं ने पूछा कि इस क्षतिपूर्ति का निरावरण कैसे करेंगे तो कहा गया कि ये भविष्य की बात है, लेकिन सियासत में भविष्य से ज़्यादा वर्तमान को बांचने की आवश्यकता है और इसलिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के इस कार्यक्रम सदन के मॉनसून सत्र के आखिरी एपिसोड में हम विस्तार से बात करेंगे कि हमारी और आपकी गाढ़ी कमाई से चलने वाली देश की संसद ने काम क्यों नहीं किया है। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है, मेरे साथ 3 राजनीतिक संवाददाता जुड़ रहे हैं। दाएं हाथ पर हैं वरिष्ठ पॉलिटिकल रिपोर्टर लिज मैथ्यू जी। लिज जी, बहुत बहुत नमस्कार आपको और बहुत बहुत धन्यवाद लक्षद्वीप की उस अद्भुत मिठाई के लिए। जरा उस मिठाई के बारे में बताइए। क्या बताऊं, मिठाई तो मिठाई है। वाह, मिठाई तो मिठाई है, अद्भुत मिठाई थी, बताइए। वो बस गुड़ और नारियल का, ग्रेटेड नारियल का एक लक्षद्वीप का स्पेशलिटी है। उसका जो रैप भी थोड़ा स्पेशल है, तो दे रैप इट इन बनाना लीफ। ये मिष्ठान के बारे में देवियों सज्जनों इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त को जब मिष्ठान बटें और अपनी अपनी पीठें थपथपाई जाएं, तो हम आपको बता दें कि हम सदन को लगातार चला रहे हैं बिना किसी बाधा के। ये इस बात की मिठाई थी लिज जी की तरफ से। हमारे दूसरे साथी हैं असद और तीसरे साथी हैं जतिन आनंद। लिज, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। बड़े सवालों पर तो आएंगे ही कि क्या काम किया, क्या नहीं किया, सत्ता पक्ष क्यों बैकफुट पर दिखा, क्यों नैरेटिव उनके हाथ से फिसलता दिखा, विपक्ष की कितनी जिम्मेदारी रही या मिस्ड अपॉर्चुनिटी रही। लेकिन उसके पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या कनिमोई विपक्ष में होने के बावजूद स्पीकर ओम बिरला के कक्ष में चाय पीने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं से मिली, या ये खबर एक कंटेक्स्ट में पढ़ी जानी चाहिए? लिज। हाँ, ऐसे ही लग रहा है कि कंटेक्स्ट में मैंने चेक किया है, इसलिए कि ओपोजिशन वाले, कांग्रेस वाले बोल रहे थे कि डीएमके गया ही नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट्री अफेयर्स किरण रिजिजू ने बोला हाँ डीएमके तो था। तो हम चेक किया मैंने डीएमके सोर्सेस से, तो कनिमोई और उन्होंने सेशन का लास्ट डे या स्पीकर से बस थैंक्स देने के लिए अंदर गया। तब तो प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियां बैठ रहे थे, तो उन्होंने घुस गया हॉल में, तो चाय नहीं पिया। उन्होंने बोला, डीएमके सोर्सेस ने बोला वो तो कुछ मिनट के लिए, क्या कुछ सेकंड्स के लिए बैठा, प्रधानमंत्री था इसलिए एकदम वापस मोड़ नहीं सकते थे इसलिए बैठा। इसका मतलब ये नहीं कि चाय में पार्टिसिपेट किया हो। तो स्टोरी ये है कि कनिमोई का जो भी डीएमके लोगों का जो एंट्री दोनों साइड के लिए अपनी तरफ से स्टोरी मोड़ने का मौका दिया। जी, अब मैं आता हूं पहले विपक्ष के लोगों के बाद, क्योंकि उनकी शिकायत रहती है कि उनको कम सुना जाता है, फिर सत्ता पक्ष की बात कहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने राज्यसभा में कहा कि मेरे साथ छुआछूत की गई है, अस्पृश्यता की गई है,
इसके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उन्होंने हल्द्वानी की एक घटना का जिक्र किया। इस पर जेपी नड्डा सदन में नेता हैं भाजपा के, सत्ता दल के, उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और हम पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से कहेंगे कि इसके खिलाफ जांच करें। मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नेवर। लेकिन आपने कहा है हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। के बाद एक्स पर भी खड़गे ने पोस्ट की कि मैं इस बात को राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहता, कभी नहीं कहा कि मैं दलित हूं, मेरी रक्षा करो, ना किसी के सामने गिड़गिड़ाया, मुझ में लड़ने की शक्ति है और मैं लड़ता हूं। लेकिन हल्द्वानी में स्टेज का शुद्धिकरण कर मुझे अनटचेबिलिटी का एहसास कराया गया, अपमान किया गया और मेरी मांग है कि जिन लोगों ने ऐसा किया उन पर अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो। आपको लगता है कि ये आगे चलकर एक बड़ा मुद्दा बनेगा? देखिए, कांग्रेस का अगर आप पिछले कुछ सालों में देखें तो दलित वोट पे बहुत खास ध्यान है और वो एक रीज़न भी है कि यूपी में जो 37 सीटें आई उसमें दलित वोट को वो बहुत ज़्यादा क्रेडिट भी देते हैं। तो इस तरह का मुद्दा अगर कांग्रेस उठाएगी और कांग्रेस इस बात को अब आगे ले जाने वाली है, इसको ख़त्म नहीं होने देगी। मुझे कांग्रेस के लोगों ने बताया है कि हम इस बात को छोड़ने नहीं वाले हैं और जिसको वो अपमान कह रहे हैं खड़गे जी का, उस इशू को वो डाई डाउन नहीं होने देंगे और जितना हो सकेगा उसको आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरह से 2024 के चुनाव अगर आप यूपी ही देखें तो जो नैरेटिव कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी और बाकी को भी सेल किया है वो यही है कि हमें दलित वोट मिला था, जिसकी वजह से सपा के 37 और कांग्रेस के 6 सांसद आए। यूपी का चुनाव आने वाला है, उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है, दलित वोट दोनों साइड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये राजनीतिक मुद्दा आगे और भी तूल पकड़ सकता है। अच्छा, मुद्दे की बात हो रही है तो झारखंड को लेकर आज फिर इंडिया ब्लॉक और एनडीए के सांसद सदन के बाहर और परिसर के अंदर गहमा गहमी में और एक दूसरे के करीब विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। पवन खेड़ा समेत कई सांसदों ने टेडी सॉफ्ट टॉयज लेकर भी विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की। सदन के भीतर की बात करें तो आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन के भीतर, परिसर के भीतर नजर आए, लेकिन सिर्फ वंदे मातरम के 6 अंतरों के, कुल 6 ही अंतरे हैं, गायन के लिए। इस दौरान विपक्षी नेता राहुल गांधी भी लोकसभा में मौजूद थे, लेकिन हम भाषण नहीं सुन पाए प्रधानमंत्री या गृह मंत्री का। लिज जी, क्या वजह रही? हाउस तो अब हमने देखा है जुलाई 20 को ये सरकार कैसे हाउस में एंटर किया और मानसून सेशन की एंड में आज कैसे निकला। जो उनके एक तो भाजपा वालों ये बोल रहे कि कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली हमने 12 बिल तो पास किया है, तो हमारे लिए इतना बड़ा नुकसान तो नहीं है। डिलिमिटेशन जो बिल बोल रहे थे आप लोग ही बोला, हमने कभी बोला नहीं है। हम नंबर इकट्ठा करने में बिजी था, नंबर अभी तक इकट्ठा नहीं हुआ, इसलिए हम लाया नहीं है। लेकिन FCRA के बिल में हमको थोड़ा नुकसान हो गया। लेकिन ये भाजपा के लोग ये भी मान रहे कि morally and politically मानसून सेशन was a setback for us, इसलिए कि हम एक भी डिस्कशन नहीं हुआ। लेकिन वो लोग ये बोल रहे कि ये ऑपोजिशन में ज़्यादा इसका असर पड़ेगा, बिकॉज ऑपोजिशन की केप्ट चेंजिंग देयर गोल पोस्ट। एक तो बोला सिर्फ गोल पोस्ट नहीं, फील्ड ही चेंज किए इन्होंने।
एक बार अमित शाह आएगा, होम मिनिस्टर आके स्टेटमेंट करेगा बोला, लेकिन नहीं किया। बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे अभी हम देखें तो लाइक अब बाहर से देखें तो आप ये सेशन वन कैन से इट बिलोंग टू द ऑपोजिशन। तो ऑपोजिशन का सेशन था। पहली बार हमने राहुल गांधी को इतना अग्रेसिव देखा। मोस्टली हर दिन हाउस में आया, हर दिन उन्होंने अपना प्रेजेंस भी, सेशन तो चला नहीं है इसलिए, बट लेकिन वो सारे दिन में हाउस में आके बैठा। और ये बड़ा सक्सेसफुली, अब लाइक वो मगर द्वार से जब भी बाहर आए थे वो बड़ा सक्सेसफुली, बड़ा विक्टोरी इसीलिए आते थे कि सरकार को इन्होंने पहली बार उनको लगा कि हमने वी ग्रिल द गवर्नमेंट टाइप और वी पुट द गवर्नमेंट ओवर द बैंड। सो दिस, ये जो उनका एक ऐसे रह रहे, लेकिन सरकार की वजह से बीजेपी वाले बोल रहे हैं इतना तो नहीं है, लेकिन बीजेपी वालों के लिए मैं बताऊं क्या क्या सेटबैक अभी। प्लीज। एक तो जुलाई 20 को जैसे ही हम आप उसका बैकड्रॉप देख लीजिए आप। इन्होंने बंगाल में इलेक्शन जीता, असम में इलेक्शन इतना भारी बहुमत से जीता है। इसके बाद हाउस में आया कि टीएमसी को स्प्लिट किया और एनसीपी की स्प्लिट की बात कर रहे थे। शिवसेना को आधे लोगों से 6 लोगों को इधर लाया, आम आदमी को स्प्लिट किया, पार्टी को स्प्लिट हो गया। ये सब करके बड़ा एक, और डीएम के ओपोजिशन से जो थोड़ा रूठ के बैठा। इसी में ये सेशन ऐसे लगा कि हमको ये सेशन, मानसून सेशन बिलोंग्स टू द रूलिंग पार्टी, ऐसे ही था इम्प्रेशन। एक पहले दिन ही जुलाई 20 को पहले दिन ही पुलिस एक्शन हो गया। इसके बाद जो भी हो गया, सरकार बिल्कुल बैकफुट में था। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान की रेसिग्नेशन हुआ। पहली बार 12 साल में एक मंत्री का रेसिग्नेशन अंडर प्रेशर हो गया। इसके बाद फिर भी वो माना नहीं है ऑपोजिशन। होम मिनिस्टर का, गृह मंत्री का स्टेटमेंट मांग रहे थे हाउस में। ये भाजपा के ही लोग प्राइवेटली बात करना शुरू किया। ये तो इस्तीफा तो नहीं मांग रहे, एक तो स्टेटमेंट तो मांग रहे, दे सकते हैं। लेकिन सरकार का ये है कि हम रेडी हो गया, लेकिन ओपोजिशन बोल रहे कब रेडी हो गया? लास्ट डे पे हम तुम एहसान तोड़ी कर रहे कि ये तो वो अमित शाह को हाउस में नहीं आ पाया। गृह मंत्री पहली बार, हमें पता है वो गृह मंत्री का इमेज क्या है। उसमें उन्होंने जो भी बिल लाना था वो खुद नहीं लाया। जो भी होम मिनिस्ट्री का बिल था एमओएस ने लाया, नित्यानंद राय ने वो लेके आया। ये इसके बाद तो ये जो 2 बिल था एफसीआर है, जैसे मैंने बोला ज्वाइंट कमेटी, महत्वाकांक्षी बिल है, हाँ वो तो गया। लेकिन इनको है ना, और भी नेताओं को, भाजपा को ये भी है कि जो डिस्कशन हो गए तो जैसे वंदे मातरम, उनको थोड़ा उनको एडवांटेज ले सकते थे, पॉलिटिकल माइलेज ले सकते थे डिस्कशन में, वो हुआ ही नहीं है। लेकिन उसके बाद इसके बाद पार्टी का देखें तो आप देख लीजिए, सेशन से पहले भी पार्टी भी देखो, ये बीजेपी का यूएसपी क्या था? बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का यूएसपी यही था, डिसीजन मेकर, डिसाइसिव गवर्नमेंट। सो डिसीजन सारे एक के बाद हम लेंगे, कोई देयर इज नो रुकावट की बात ही नहीं करते थे। लेकिन अभी देखो पार्टी का एक लिस्ट, नितिन नवीन जी के 3 साल के लिए है, उनका तो 9 महीना तो हो गया। तो इनका अभी तक टीम नहीं हुआ। कैबिनेट रिशफल के बारे में 1 साल से सुन रहे, वो नहीं हुआ। ये यूपीए के खिलाफ क्या बोलते थे, पॉलिसी पैरालिसिस। लेकिन इनका अभी क्या हो रहा है? कोई कुछ डिसीजन आगे हो रहे हैं? कुछ भी नहीं हो रहे। इस पे रिजिजू बोल सकते हैं ये तो आप ही लोग चर्चा कर रहे थे एफसीआरए और डिलिमिटेशन की तरह, हम नहीं कर रहे थे। वही हम नहीं कर रहे थे, यही है उनका बेस्ट डिफेंस है। यस जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? ना नितिन नवीन की टीम अनाउंस हुई, ना कैबिनेट रिशफल की बात चल रही थी। जैसे लिज मैम ने कहा, उसको थोड़ा सा आगे ले जाते हुए, तो अब इसमें पार्टी के अंदर बहुत सीनियर लेवल पे इस बात का ना सिर्फ एक्नॉलेजमेंट है, बट इस बात का एक रिग्रेट भी है कि नए अध्यक्ष को अभी तक उनकी टीम नहीं मिली है। उसके बाद अगर हम देखें तो हालांकि वो बहुत ही एक सूक्ष्म तरीके की चीज़ है कि बांकीपुर एक पर्टिकुलर असेंबली सीट के अंदर उनकी हार हुई, लेकिन देखा जाए तो उस समय पर पार्टी का नेतृत्व जो है वो नितिन नवीन कर रहे हैं, और वो
सूक्ष्म नहीं सर, ये बड़ा है, मतलब मैं पार्टी राष्ट्रीय के अध्यक्ष, जैसे हाँ। जब हमने पार्टी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने इसी तरीके से इसका एनालिसिस करने की कोशिश करी, पर वो क्योंकि उन्हीं की बात है तो वो ऐसे ही करें। तो लेकिन इसकी ये जो अब हुआ है, जो सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ है, ये जैसे लिज मैम कह रहे थे कि ये सेशन जो है ये ना सिर्फ इम्पोर्टेंट रहा है पार्टी के लिए, एक तरीके से वो रूबरू हुए हैं आईने से अपनी एक्चुअल जो उनकी जो अभी जो उनकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है, जो अभी जो उनकी जिस स्थिति पे ये सरकार है उससे वो देखा जाए तो उनको आईना दिखाया गया है उनके पर्टिकुलर उनके इस पर्टिकुलर जंक्चर पर वो जहाँ पर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अभी भी उस ब्लस्टर के साथ या मतलब उस तरीके से सीना चौड़ा कर कर वैसे जो एक इमेज जो इस सरकार की दिखाई जाती है वैसे नहीं, एक अटेम्प्ट ये किया गया है ये दर्शाने का, बताने का, पीछे अंदर खाने, ये कम्युनिकेट करने का हमारे माध्यम से, हम जैसे मीडिया वालों के माध्यम से, कि हम इससे सीखे हैं, हम इस बात को मानते हैं कि जो हुआ स्टूडेंट्स के ऊपर वो गलत हुआ। सरकार का जो एक्शन था वो डिलेड था, चाहे वो धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन हो, चाहे वो जो नैरेटिव सरकार दिखाना चाह रही थी कि देखिए हमने ये सोनम वांगचुक से बात कर उनका फास्ट हमने तोड़वा दिया, हमने सीजेपी के लोगों से बात कर हमने उन्हें समझा कर देखिए हमने जंतर मंतर क्लियर करा दिया। ये होने में देर बहुत हो गई और इस बात का पार्टी भी एक्नॉलेजमेंट करती है, पार्टी भी इस बात को मानती है कि अगर वो पहले हो गया होता तो स्थिति इतनी खराब नहीं है। एक बात और मैं एक से मैं आल कंप्लीट, आपने जिक्र किया, वांगचुक ने बात की एक इंटरव्यू में, कहा कि उनका जो फास्ट तोड़वाया गया उसमें जिस तरीके से शर्तें रखी गई थी उनका पालन नहीं हुआ, क्योंकि वांगचुक खुद डिक्लेयर करना चाहते थे कि उन्होंने फास्ट खोला है, खबर लीक कर दी गई। और सीजेपी की बात है तो आज ही का अभिजीत दिपके का बयान है कि हम वॉलंटियर के साथ दिल्ली में बैठक करना चाहते थे, कोई भी हमें हॉल देने को राजी नहीं, इतना ऊपर से प्रेशर है। सीजन 2 ऑफ जंतर मंतर भी अनाउंस किया है वैसे जी। और भाजपा के 50 बरस से कम उम्र के और अपनी फिटनेस का खास ख्याल रखने वाले और सोशल मीडिया प्रेजेंस का ख्याल रखने वाले नेता बड़े खुश हैं। इससे उनको लग रहा है कि अब इसके बाद शायद उनकी बारी आ जाए पार्टी की राष्ट्रीय टीम और कैबिनेट में, क्योंकि सरकार अपने आप को युवा दिखाना चाहती है। नितिन नवीन तो युवा हैं, पर नरेंद्र मोदी के उम्र के बारे में बात नहीं कही जा सकती, बाकी तेवर के तौर पे कही जा सकती है। उन्होंने वर्टिकल वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, उन्होंने स्टार्ट किया इस ट्रेंड को पार्टी में। जी बिल्कुल, वही स्टार्ट करते हैं ट्रेंड अपनी पार्टी के, और कोई ना करे तो बेहतर है। जी, विपक्ष की क्या हासिल और क्या भविष्य की रणनीति है? ये इंडिया ब्लॉक रहेगा, डीएमके उसमें है कि नहीं है, क्या है चक्कर? देखिए, आज जितने भी विपक्ष के लोगों से बातचीत हुई है वो सभी एक सेलिब्रेटरी और उस वाले मतलब सेलिब्रेशन मोड में है कि हमने इस सेशन में जो अचीव किया वो पिछले कई सेशन में, जब से 2024 से ये नई लोकसभा बनी है तब से नहीं अचीव किया था, कि होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही सदन में नहीं आ पाए। पर मैं सॉरी आपको बीच में रोक रहा हूँ, डोंट यू थिंक कि वो सदन में भाषण देकर ज्यादा यूटिलाइज कर सकते थे? हर जो राजनेता का एक मकसद होता है कि मेरी आइडियोलॉजी, मेरे विचार देश तक पहुंचे। देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी का सवाल है और बाकी विपक्ष में कुछ सांसद ज़रूर हैं जो बोलने के मौका ना मिलने से नाखुश रहते हैं, क्योंकि वॉश आउट होता है तो क्वेश्चन आवर में बहुत सारे लोगों का पहले से क्वेश्चन लगा रहता है, स्पेशली जो यंग एमपीज़ हैं उनके लिए ये डिसअपॉइंटिंग रहता है। बट एक ओवरऑल सहमति रहती है कि जो विपक्ष का बड़ा कॉज है उस पर सबको साथ में रहना है। और अगर आप ये सेशन देखें और इसको पहले के सेशन से कंपेयर करें तो जो ऑपोजिशन का ब्लॉक है उसमें जो इस बार कोई भी डिफरेंसेस हमें नहीं दिखे। उसके कई कारण हैं, टीएमसी कमज़ोर हो गई है, सांसद चले गए हैं, आम आदमी पार्टी कमजोर हो गई। जी, कई पार्टियां, आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी टाइम से बोल ही दिया है कि हम हैं नहीं विपक्ष के ब्लॉक में, हम इशू बेस्ड सपोर्ट देते हैं। तो कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखे। बट हाँ, जो आप बात कह रहे हैं कि सदन में बात करने के से जो देश को मैसेज जाता है उसका उतना कोई मलाल नहीं है, क्योंकि जो सेलिब्रेशन और जो विक्टोरियस मूड है विपक्ष के कैंप में वो इस बात से है कि हमने देश के और भारतीय जनता पार्टी के जो दो सबसे बड़े नेता हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, दोनों को हाउस में आने नहीं दिया, बोलने नहीं दिया, इस वजह से क्योंकि वो और सरकार बैकफुट पर चली गई थी 20 जुलाई के बाद, जो दिल्ली में हुआ उसके बाद। व्हाट नेक्स्ट? आपको लगता है कि लॉन्ग रन में
कोई पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स में फिलहाल के लिए पिछले हाँ। 20 दिन, एक महीने में? सौरभ, वो एक और बात है कि आप देख लीजिए, जब जेएनसी प्रोटेस्ट को ये बाहर से सपोर्ट है, एक्सटर्नल फोर्सेस का सपोर्ट है, ये सब बीजेपी नेताएं बोल रहे थे, उसी टाइम में मोहन भागवत जी आके बोल रहे हैं कि जैसे लेजिटिमेट सब प्रोटेस्ट इसी में, और बोला कि जो एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ जो उन्होंने जो भी मुद्दा उठाया है वो सब जेन्युइन है। ये पार्टी के लिए बड़ा एम्बैरेसिंगमेंट हो गया है। तो एक तो इनका, दूसरा हाउस में ना, एक तो स्पीकर, ये 2-3 नेताएं मेरे से बात कर रहे थे आज, उनको लगा कि स्पीकर शुड हैव टेकन एक्शन अगेंस्ट डिसरप्टिंग एमपीज, अपोजिशन एमपीज के खिलाफ एक्शन लेके उसको बाहर भेज के हाउस चलाना था, लेकिन वो नहीं किया है। वो एक तो ये है। और राज्यसभा में चेयरमैन ने एक रूलिंग दिया है, एक साउथ इंडियन एमपी जॉन ब्रिटास के लुंगी, वो जो बीजेपी एमपी के खिलाफ रूलिंग दिया है, सुष्मिता देव के खिलाफ। एक और बात, पहली बार ट्रेजरी बेंचेस को थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा कि चेयरमैन बोला कि आप ये एको द सेंटिमेंट्स ऑफ द हाउस, गृह मंत्री हाउस में आना चाहिए। ये चेयरमैन की ओर से ये ऐसे वाला ये एक ऑब्जर्वेशन, ये लोग बोल रहे डायरेक्टिव नहीं था, फिर भी ये सरकार के लिए एक बड़ा था। तो ये पहली बार 12 साल में ऐसे हुआ है। ये सब एक जैसे कि पॉलिटिकल ऑब्जर्वर की तरफ से देखे तो ये सब सरकार के लिए थोड़ा सेटबैक ही है। ठीक है। बेबी और सज्जनों, जाते जाते एक भूल सुधार, माननीयों ने 40% नहीं, दरअसल 39% काम किया है राज्यसभा में। किरण रिजिजू के आंकड़े 39% के थे, मैं 40% भूल गया, 1% एक्स्ट्रा ही दे दिया था, वो काट लिया गया है। पहली चीज। दूसरी चीज बेबी और सज्जनों ये है कि आपकी पॉकेट से 175 करोड़ रुपए फालतू में निकाल लिए गए हैं। ये आप लोग याद रखिए। कैसे, समझिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के मुताबिक इस सत्र में लोकसभा ने तय समय का 16% और राज्यसभा ने 31% काम किया। पूरे सत्र में करीब 7023 मिनट बर्बाद हुए और लोकसभा पर करीब 2.5 लाख प्रति मिनट का खर्च आता है। इस हिसाब से जनता के 175 करोड़ रुपए, आपके 175 करोड़ रुपए, मेरे 175 करोड़ रुपए हंगामे की भेंट चढ़ गए हैं। सत्ता पक्ष इस बात की पीठ थपथपा सकता है कि ये पार्लियामेंट के किसी सेशन का वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि 2010 के शीतकालीन सत्र में लोकसभा 5% और राज्यसभा 2% चली थी। वैसे भी अतीत को देखकर मुस्कुराने का चलन इन दिनों कुछ ज़्यादा ही है। और जाते जाते एक और बात, मुझे नहीं पता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के कितने नेताओं को सभी स्टैंजाज आते हैं, मुझे तो पहले 2 ही आते हैं, पर याद कर लीजिए, पता नहीं कब कौन किस मोड़ पर आपसे पूछ ले कि वंदे मातरम पूरा सस्वर 3 मिनट 10 सेकंड का गाकर सुनाइए। देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।